तो ब्लो मोल्डिंग में हम लोगों ने कैलकुलेशन समझा था कि ब्लो रेशो कैसा होता है, ब्लो रेशो क्या होता है, राइट। डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग कैसे उसके एक प्रीफॉर्म को क्रिएट करते हैं, राइट। और बाकी फिर जो पैरिसन जो होता है, पैरिसन तो आपको समझ में आता है ना, पैरिसन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिसन? पैरिसन मतलब ट्यूब शेप, लाइक हाँ हाँ हाँ, ट्यूब दो मतलब ट्यूब शेप में मटेरियल रहता है सेमी सॉलिड कंडीशन में, राइट। तो ये जो मटेरियल आता है ये किससे आता है? एक्सट्रूडेड डाई से, एक्सट्रूडेड डाई से, जिससे पाइप बनता है ना, उससे जो एक्सट्रूडेड डाई से ये मटेरियल आता है बाय द नोजल, राइट। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्यूब शेप में बनेगा, यहाँ से मटेरियल डाई क्लोज होगी और यू विल गेट द डिजायर्ड कंपोनेंट व्हिच यू वांट। ठीक है, अब देखो कोई भी डाई होती है ना, ब्लो मोल्ड की कोई भी डाई होती है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि भाई इंजेक्शन जो मोल्ड होता है और ब्लो मोल्ड जो होता है, दोनों में क्या अंतर है, यू टेल मी। मटेरियल को, हाँ मटेरियल को मतलब एक एक इंप्रेशन में डाल रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है मतलब हम लोग एक इंजेक्शन प्रेशर को लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ब्लो मोल्ड की बात करूं तो ब्लो मोल्ड में हम लोग इंजेक्शन प्रेशर नहीं लगा रहे, हम लोग, हाँ हम लोग इसके अंदर एयर एयर प्रेशर लगा रहे हैं। तो हाँ, तो इंजेक्शन प्रेशर किसी लिक्विड का और एयर प्रेशर किसी कोई भी जो भी नॉर्मल एयर है, या राइट, उसका तो बहुत डिफरेंस होता है भाई। इसका अगर इंजेक्शन प्रेशर का 10 है ना, तो इसका जो 10 है वो इसका 1 के बराबर है। तो एयर प्रेशर बहुत कम है, माइन्यूट सा प्रेशर होता है, राइट, है ना। लेकिन जैसे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक? न्यूमेटिक में एयर इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोलिक में लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। तो लिक्विड, हाँ हाइड्रोलिक जो चीज होती है वो हैवी वेट को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन न्यूमेटिक जो चीज होती है जो जिसमें एयर यूज होता है वो लाइट वेट के लिए यूज होता है। बिल्कुल सही, तो क्योंकि ये कम प्रेशर प्रोवाइड करा पाता है, कम फोर्स प्रोवाइड करा पाता है, राइट। तो इसके लिए हमको टनेज कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास टनेज है तो हम लोग उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम लोग किसी ब्लो मोल्ड की बात करते हैं ना, तो ब्लो मोल्ड के अंदर ये कुछ पार्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोर और कैविटी की बात करूं तो वही कैविटी कैविटी दोनों रहेंगे, एक हाफ है ना, एक लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। हाँ, अब ये वाला जो आपको मोल्ड दिख रहा है यहाँ पर, जो मैं आपको मोल्ड बता रहा हूँ, ये जो मोल्ड आपको दिख रहा है ये किसके लिए है? टेल मी, यू टेल मी। हाँ, ये प्रीफॉर्म के लिए है। मतलब दो तरह के ब्लो मोल्ड होंगे। ब्लो मोल्ड किसके लिए होंगे? दो तरह के होंगे, एक तो होगा प्रीफॉर्म के लिए और एक होगा पैरिसन के लिए, पैरिसन के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो मोल्ड आपको दिख रहा है ये किसके लिए? प्रीफॉर्म के लिए, क्योंकि प्रीफॉर्म यहाँ पर जाके अटका देंगे इसको, प्रीफॉर्म यहाँ पर जाके अटका देंगे और उसके बाद क्या करेगा ये इसको मोल्ड क्लोज कर देगा। ये सेमी सॉलिड कंडीशन, गर्म कंडीशन में रहेगा, ये इसको गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे और उसको लाइक ब्लो कर देंगे, इसको ब्लो कर देंगे इनटू द कंपोनेंट, है ना, इनटू द इंप्रेशन, राइट। तो ये किसके लिए? प्री फॉर्म के। ठीक है, अब एक मोल्ड ऐसा होता है ब्लो में, अगर कभी अगर आपने देखा हो तो एक मोल्ड ऐसा है, फॉर एग्जांपल ये जो है इसका कंपोनेंट है, ये रहा इसका कंपोनेंट, राइट, ये रहा इसका कंपोनेंट। एक मोल्ड आपका ऐसा होगा कि इसके आसपास है ना ऐसे करके पिंच ऑफ रिलीफ दिए होंगे, लाइक पिंच ऑफ रिलीफ, दिस इज नथिंग बट दिस इज द पिंच ऑफ रिलीफ। देखो आया समझ में? तो इस वाले डायग्राम में आपको पिंच ऑफ रिलीफ भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, राइट, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। पिंच ऑफ रिलीफ जहां पर देखे रखेंगे हम लोग, वहां पर किस चीज, कौन से मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पैरिसन का, पैरिसन का। और अगर पिंच ऑफ रिलीफ अगर वहां पर नहीं है तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? प्री फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो पैरिसन का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? जहां पर हमारे पास पिंच ऑफ रिलीफ है, पिंच ऑफ रिलीफ, राइट। तो देखो ये हो गया, इतना समझ में आया। तो ये पिंच ऑफ रिलीफ मतलब क्या होता है कि भाई जब मोल्ड क्लोज होता है, फिफ्थ हाफ और मूविंग हाफ जो है हमारा क्लोज होगा, तो ये हमारी बॉटल बनके तैयार होगी। तो भाई अगर पेरिसन आ रहा है, अगर पेरिसन में ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो ये कटेगा ना, यहाँ से भी कटेगा और यहाँ से भी कटेगा, दो तरफ से कटेगा। तो ये पिंच ऑफ रिलीफ क्या करता है? वो कटिंग मटेरियल को अपने अंदर क्या कर लेता है? स्टोर करके रख लेता है। हाँ, मतलब पिंच ऑफ रिलीफ मतलब बेसिकली इट इज लाइक अ फ्लैश पॉकेट, वो एक फ्लैश पॉकेट की तरह है, ये एक इंसेट है, फ्लैश पॉकेट की तरह है। इसके अंदर मटेरियल इस तरह से रह जाता है, इसके अंदर मटेरियल यहाँ पर रह जाएगा। क्योंकि अगर मान के चलो ये दोनों फेस के बीच में अगर मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल आ जाएगा, प्लास्टिक मटेरियल आ गया तो क्या होगा? अगर दोनों फेस के बीच में अगर प्लास्टिक मटेरियल आ गया तो भाई ये तो डाई को पूरी तरह क्लोज ही नहीं होने देगा, है ना।
तो हाँ, तो उस एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए हमको क्या होना है, बीच में एक जगह बनानी पड़ती है। उस एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए हमको बीच में जगह बनानी पड़ेगी। तो ये जगह होती है, इसी को बोलते हैं पिंच ऑफ रिलीफ और पिंच ऑफ कट। ठीक है, अच्छा जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए ये देखो, ये मेरा पेरिसन है, ये रहा पेरिसन है ना। अब ये पेरिसन में ये यहां से कटेगा ना, हाँ, और ये यहां से कटेगा, ये यहां से कटेगा, ये यहां से कटेगा, हाँ। तो ये यहां पर इसलिए मैंने क्या बना दी, जगह बना दी। यहाँ पर कुछ 2 mm मैंने डीप कर दिया, जगह बना दी, ताकि वो जो मटेरियल रहे वो कट के अंदर रह जाए। ठीक है, ये किसके लिए होता है, पेरिसन के। लेकिन अगर प्रीफॉर्म रहेगा तो प्रीफॉर्म के लिए मुझे पिंच ऑफ रिलीफ बनाने की आवश्यकता है क्या, नहीं भाई, वो तो हमारा वो पूरा अंदर है, हाँ ये अंदर है, और अंदर से ही वो ब्लो कर देगा, हाँ बिल्कुल है ना, और उसी तरह से ब्लो कर जाएगा, है सिंपल सी टाइप, कोई ज्यादा अंतर नहीं। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द लॉक पिन, डिपेंडिंग अपॉन द कंपैरिजन प्रीफॉर्म कंपोनेंट। जो प्रीफॉर्म का कंपोनेंट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर लॉक पिन या फिर रजिस्टर रिंग को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पिंच ऑफ रिलीफ हो गया, पिंच रिंग हो गया, यहाँ पर ये जो इसी के साथ बनेगी है पिंच रिंग बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, और इसको आप रजिस्टर लोकेटिंग रिंग भी बोल सकते हो, राइट। इसके पीछे हम लोगों ने बैकिंग प्लेट लगाई है। बैक प्लेट बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हमारा कंपोनेंट छोटा होता है, पतला होता है, या फिर बोल सकते हो इस तरह से होता है कि भाई उसमें हम लोग कूलिंग नहीं दे पाते, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे पूरी की पूरी प्लेट लगा देंगे जिसके अंदर हम लोग कूलिंग वाला सिस्टम डालने वाले, राइट। पूरी पूरी एक प्लेट ही लगा देंगे, राइट। ठीक है, यहाँ पर देखो, दिस इज द कैविटी, दिस इज द कैविटी, और दिस इज द पोर, और दिस इज द कैविटी, राइट। ठीक है, इसके अंदर ये भी प्लास्टिक कंपोनेंट है। अगर इसके अंदर प्लास्टिक कंपोनेंट है तो भाई पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर भी क्या हो सकता है, बबल्स वगैरह जनरेट हो सकते हैं। अगर बबल्स जनरेट हो सकते हैं, वॉइड्स जनरेट हो सकते हैं, तो फॉर रिमूविंग दैट वॉइड्स हमको क्या बनाना पड़ेंगे, वेंट स्लॉट, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं पीपी, तो पीपी के मटेरियल के लिए कौन कितना माइक्रोन का एयर वेंट बनेगा, टेल मी, प्राइमरी वेंट 20 to 30 माइक्रोन के आसपास। लेकिन इसका मतलब हुआ 1 mm में 20 to 30 माइक्रोन। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूं कि ये एक श्रिंकेज वैल्यू जैसा सिस्टम नहीं है। 20 माइक्रोन अगर आप बनाओगे तो 20 माइक्रोन में से भी गैस निकल जाएगी। अगर 5 माइक्रोन बनाओगे तो 5 माइक्रोन में से भी गैस निकलेगी, लेकिन 5 माइक्रोन फेजिबल नहीं है बनाने के लिए, उसको बनाने में हमारे पसीना आ जाएंगे, ऐसा है। बनाएंगे कैसे राइट। अगर हाँ, बड़ा डिजिटल वर्नियर का अगर मैं पूछूं कि लिस्ट काउंट कितना होता है, टेल में कितना होता है लिस्ट काउंट, हाँ 10 माइक्रोन होता है ना, 10 माइक्रोन। तो 10 माइक्रोन अगर उसका होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम लोग 10 माइक्रोन से कम की चीज ना मेजर नहीं कर सकते, तो बनाएंगे कैसे राइट। अगर डायमेंशन बड़ा होगा तो बनाना आसान रहता है, डायमेंशन छोटा, जितना ज्यादा छोटा रहेगा उतना बनाना मुश्किल हो जाता है कि नहीं। ठीक है, ये हुआ, इतना समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ब्लैडर पिन, आप बोल सकते हो कि हमारे जो गाइड पिलर और गाइड कुछ इसके लिए भी हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, कूलिंग मैनिफोल्ड वाला सिस्टम है, ये वाला कूलिंग मैनिफोल्ड है, इसके अंदर भी हम लोग को मतलब कूलिंग वगैरह प्रोवाइड कराना पड़ती है, दैट्स द पॉइंट। फ्लैश पॉकेट और पिंच ऑफ रिलीफ दो के लिए थोड़ा सा गलत है, मतलब हाँ वैसे तो हाँ 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 हाँ, बाकी वो अगर देखा जाए ना तो इन्वायरमेंट के लिए तो देखो, प्लास्टिक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक ही गलत है वैसे तो लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यार सब चीजें सस्ती हो थोड़ी सी। अब सस्ती के लिए प्लास्टिक जो है वो सबसे बेटर ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है ना, वैसा है। चलिए, तो देखो मैंने क्या करा, इसके अंदर से ये निकाल लेता हूँ मैं, है ना, और इसके ऊपर से मैं अभी इसको, या इसका एक प्रीफॉर्म क्रिएट कीजिए करेंगे। ठीक है, अब ये जो इसकी वॉल थिकनेस है, कोई भी बॉटल की थिकनेस ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर वहां तक की बॉटल की थिकनेस है कुछ मेरे पास, तो मैं इसको ले लेता हूँ 14 mm, तो हाँ 14 ले लेता हूँ, और इसका मैंने ऐसे कर दिया, है ना। तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग, प्रीफॉर्म क्रिएट करेंगे। मैं कंसीडर ये करके चल रहा हूँ कि ये जो हमारा मटेरियल क्या है, वेट मटेरियल है। ठीक है, हाँ इसको कर दिया मैंने,
ठीक है। तो अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रीफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए, इस बॉटल के लिए, कि भाई अगर ये मुझे बॉटल चाहिए तो इस बॉटल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। मतलब मुझे इस बॉटल को अगर किससे बनाना है, किससे बनाना भाई इसको, इस बॉटल को मुझे प्रीफॉर्म से बनाना है, प्रीफॉर्म से, हाँ प्रीफॉर्म से अगर बनाना है तो मुझे इसका प्रीफॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। प्रीफॉर्म का डिजाइन किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो बॉटल के जो हमारे पास डायमेंशन है उस डायमेंशन को देखते हैं, राइट। तो डायमेंशन देखते हैं, क्या डायमेंशन, हाँ डायमेंशन इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है वो 140 है, 140 है ना। और इसका जो डायमीटर है वो है 48। तो मैं मान सकता हूँ 50 इज द डायमीटर और 140 इज द लेंथ, है ना। नेक वाला पोर्शन हम लोग इसमें फाइंड नहीं गिन रहे हैं। तो इसके अंदर अगर मैं इंजेक्शन मोल्डिंग की बात करूं तो इसके अंदर ब्लो मोल्डिंग कौन सी इस्तेमाल होगी, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग, हाँ स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग, राइट। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ रही है, क्योंकि अगर मैं इसको ब्लो करने की कोशिश करूंगा तो यहीं तक ब्लो होगा इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग से, तो कि मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेच करने के बाद ये ब्लो होगा, है ना। चलो ये हो गया, ठीक है। तो 140 एंड द 50 mm, तो ये मेरे पास इसका क्या है, थ्रेड वाला पोर्शन है, नेक वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था पेड मटेरियल में कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं इसका ले लेता हूँ रेशो 2.83, है ना, या फिर 2.83 ले लेते हैं। चलो, तो अगर मैंने बोला कि भाई 140 है ना, 140 लेंथ है ना, हाँ 140, 140 डिवाइड बाय 1 मिनट, 140 डिवाइड बाय 2.83 इक्वल टू कितना हुआ, 49, 49, राइट। तो 50 ले लेते हैं, चलो। और यहाँ पर अभी वो तो 50 था, 50 डिवाइड बाय 2.83, है ना, इक्वल टू कितना हो गया, 17.66, मतलब 18, ठीक है। 18 और 50 की लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर डायमीटर लेते हैं 18, ये हो गया 18, 18 और 50 की लेंथ, चलो इसको कर दिया मैंने 0 एंड दिस इज द 50 एंड क्लिक ओके, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसका क्या लेना है बताओ, अब ये प्लेटफॉर्म अगर मुझे बना लिया मैंने, तो इसका मुझे और क्या लेना पड़ेगा, टेल मी, थिकनेस लेना पड़ेगा। तो अब इसकी थिकनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, बायएक्सियल रेशियो के ऊपर, बायएक्सियल रेशियो मतलब x इनटू y। तो 2.83 मल्टीप्लाई बाय 2.83, ठीक है। और मेरा जो बॉटल है उसका जो वॉल थिकनेस है, मतलब जो मेरा फाइनल वॉल थिकनेस जो मुझे चाहिए वो कितना चाहिए, ये होगा मल्टीप्लिकेशन 8, और मुझे वॉल थिकनेस जो चाहिए वो चाहिए 0.5, चलो 0.3 चाहिए, कितना चाहिए 0.3, ये वॉल थिकनेस चाहिए। तो 0.3 बायएक्सियल रेशियो कितना है, इनटू 8, तो 0.3 कितना हो गया, 2.4, ठीक है। ये हो गया वॉल थिकनेस। अगर मेरे को 0.3 mm का वॉल थिकनेस चाहिए तो 2.4, तो चलिए 1 मिनट, इस पर क्लिक करा, क्लिक ओके, ठीक है। कंट्रोल एच करके देखो इसको जरा एक बार, देखो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, क्लिक ओके, ठीक है। अब इसको पूरा का पूरा यूनाइट कर लेंगे तो इट विल बी अ प्रीफॉर्म फॉर दैट बॉटल, जो हमको बॉटल चाहिए उसके लिए क्या बन जाएगा, ये प्रीफॉर्म क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा, रेडियस दे दूंगा भाई, एंड यहाँ से इसको रेडियस दे दूंगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द प्रीफॉर्म फॉर दैट बॉटल। तो इस प्रीफॉर्म से हमारा क्या क्रिएट होगा, हमारी जो बॉटल है वो क्रिएट होगी। आज समझ में, ये सिंपल सा कैलकुलेशन, लेकिन किसके लिए, फॉर द पेट कंपोनेंट, फॉर द पेट कंपोनेंट, प्रीफॉर्म फॉर द पेट कंपोनेंट फॉर दैट डायमेंशन अबाउट टू 140 इज द लेंथ एंड द 50 इज द डायमीटर, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो ये प्रीफॉर्म बनाना सीखे हमने, तो ये इसको एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। बताइए, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, एक मोल्ड देखते हैं इसी बॉटल के लिए, लेकिन वो किसके लिए देखेंगे हम लोग, फॉर द, अरे अभी हम लोगों ने प्रीफॉर्म बनाना सीखा, मतलब हम लोगों ने किसके लिए देखा,
अभी हम लोगों ने, हाँ अभी प्री फॉर्म के लिए मोल्ड हम लोगों ने समझ में आया क्या होता। अब मैं पेरिसन के लिए मोल्ड बनाऊंगा, लेकिन पेरिसन के लिए मोल्ड बनाते हैं, तो पेरिसन के लिए मोल्ड कैसा बनेगा, चलो तो यही कंपोनेंट लेता हूं मैं। अब इसी कंपोनेंट को मैं किससे बनाता हूँ, पेरिसन से क्रिएट करूंगा, ठीक है। पेरिसन से क्रिएट करा, चलो तो यहाँ से मैंने क्या लिया, इसके लिए हमारे पास जो है वो टाइप बाय डिस्टेंस वगैरह मशीन हमको मिल जाएगी, जो भी मशीन हमको चाहिए, है ना। हम जब हम लोग इसके लिए कोर और कैविटी क्रिएट करते हैं ना, तो सबसे पहले कंपोनेंट को हम लोग सॉलिड क्रिएट कर लेते हैं। सॉलिड बनाएंगे तभी तो उसके अंदर सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से मैंने उसका ये ले लिया, ये हमारा फिक्सर मतलब फिक्स्ड हाफ बोल सकते हो उसको, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई कैविटी वाला पोर्शन, इसके अंदर से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये सब्सट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द हाफ, ठीक है। हाँ इसको मिरर नहीं करना है, मिरर करेंगे तो थ्रेड गलत हो जाएगी, है ना। बिल्कुल वैसे ही दूसरी जगह से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी अभी मैंने सिर्फ एक हाफ बना रहा हूँ, एक हाफ क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ से अब मैंने क्या बोला कि इसको किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, फॉर द पेरिसन, पेरिसन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपको दूसरी चीज लगाने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर और लोकेटिंग रजिस्टर इनकी आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। चलो क्यों, क्योंकि इसको हम लोग पेरिसन से बनाएंगे, तो मैंने क्या करा, इसके यहाँ से ये हटा दिया, ये वाला पोर्शन, और इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला कि इसके अंदर मान के चलो एक पेरिसन आ रहा है, बोतल को जरा हटाओ यहाँ से, ये हटा दिया, ठीक है। देखो अब इसके अंदर मेरा पेरिसन आ रहा है, तो ये मेरा ब्लो मोल्ड है ना, ये मेरा ब्लो मोल्ड। अब इसके अंदर पेरिसन आएगा, यहाँ से आएगा, ये रहा मेरा एक्सट्रूड डाई मोल्ड फॉर एग्जाम्पल, राइट। ये आएगा कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा आएगा। तो इसका मतलब मेरा जो मटेरियल जो दब रहा है डाई के अंदर, वो कहाँ कहाँ दबेगा भाई, यहाँ दबेगा, यहाँ दबेगा, यहाँ दबेगा, और कहाँ दबेगा भाई, यहाँ दबेगा, है यहाँ दबेगा। मतलब मुझे जो पिंच ऑफ रिलीफ और पिंच ऑफ कट चाहिए वो कहाँ पर चाहिए, एक तो इतने पोर्शन में चाहिए, और एक इतने पोर्शन में चाहिए, आया समझ। मतलब यहाँ पर मुझे पिंच ऑफ कट चाहिए, यहाँ पर पिंच ऑफ कट चाहिए, ठीक है। जब समझ में जरा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो इसको मैं तीन हिस्सों में बांट लेता हूँ भाई, तो बाकी इसको बोल्टिंग कर देंगे, ठीक है। देखो तीन हिस्सों में मैंने बांट लिया, ठीक है, तो मतलब ये तीन हिस्से हो गए इसकी, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर कुछ इस तरह से दो एमएम के ऑफसेट में मैंने क्या ले लिया है, इस तरह से ऑफसेट ले लिया, देखो लाइक ऑफसेट ले लिया। क्यों ऑफसेट ले, क्योंकि यहाँ पर थ्रेड वाला पोर्शन भी, इसलिए यहाँ से कम 2 एमएम की डिस्टेंस तो होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैंने कर दिया, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने कर दिया इसको एक्सट्रूड। अब इसको मैंने एक्सट्रूड करा विद द ड्राफ्ट ऑफ मिनिमम 10 डिग्री, 10 डिग्री ड्राफ्ट को लेकर मैंने इसको क्या कर दिया, अंदर से सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखो जरा क्या कर दिया मैंने, अंदर से सब्सट्रैक्ट, देखो क्यों करा सब्सट्रैक्ट मैंने, क्योंकि इसके अंदर अब मटेरियल रहने वाला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, देखो इधर से भी मैंने बिल्कुल वैसे ही करा। मतलब अगर आप इसके अंदर एक चीज देखोगे, तो भाई ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस है, ये वाला फेस जो है एक दूसरे उसके रेप्लिका वाले फेस से क्या होगा, मैच होगा। और यहाँ पर क्या होगा, मटेरियल जो होगा, जो कट के जो फ्लैशेस के फॉर्म में मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग पेरिसन से क्रिएट कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, है ना। अब सेम मेरे को यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा, देखो ये रहा नीचे भी, नीचे भी दिख रहा है, ठीक है। अगर इसमें अगर प्रोजेक्टेड एरिया देखोगे अगर आप, तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया पूरा बट होगा, पूरा बट होगा। ये वाला जो होगा वो लाइक अ कटर होगा, लाइक अ कटर मटेरियल को कट करने का काम करेगा, ये वाला और ये वाला, है ना, लाइक अ कटर काम करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पिंच ऑफ कट, पिंच ऑफ कट और पिंच ऑफ रिलीफ, और ये पूरे पोर्शन को बोलेंगे पिंच ऑफ रिलीफ और द फ्लैश पॉकेट, ये बोलेंगे फ्लैश पॉकेट, ठीक है। इस तरह का कंपोनेंट है हमारे पास, दैट्स व्हाई इस तरह का मोड क्रिएट हुआ है ना। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसके अंदर क्या है, ये जगह को और इंक्रीज करने के लिए कि भाई अभी मान के चलो 2 एमएम का है और मटेरियल अगर मोटा है, या जैसे एग्जांपल के लिए पीपी या फिर पीसी मटेरियल है ना, तो क्या करेंगे हम लोग इस तरह से थोड़ा सा और गैप बना लेंगे और ट्यूब शेप में हम लोग उसके अंदर दे देंगे, लाइक दिस, ये इस तरह से ट्यूब शेप में बनाया था, देखो ठीक है। यहाँ से मैंने काम करता हूँ सॉलिड, ठीक है, देखो ठीक है, दिस इज द एयर वेंट,
प्राइमरी एयर वेंट, ये देखो, बिल्कुल ठीक है। दिस इज द इंसर्ट फॉर दैट, दिस इज द इंसर्ट, दिस इज द पिंच ऑफ रिलीफ, पिंच ऑफ रिलीफ फॉर दैट। तो ये किसके लिए क्रिएट करा है हम लोगों ने मोल्ड? पेरिसन के लिए, पेरिसन के लिए। अब अगर इसमें इसका एक काम करता हूँ, अभी मेरा करना नहीं है लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई इसका जो मोल्ड पूरा बनेगा तो कैसा दिखेगा, है ना। आपको नहीं करना, थ्रेड उल्टे हो जाएंगे ना तो पूरे। देखो ये जो इसका है, ये ब्लो मोल्ड इस तरह से नजर आएगा, देखो ठीक है। पिंच ऑफ रिलीफ क्या हुआ, देखो ये रहा, दिख रहा है, ये पिंच ऑफ रिलीफ हुआ। क्या काम कर रहा है ये मटेरियल को काटने का काम कर रहा है, प्लस हाँ इसके अंदर मटेरियल फ्लैश के रूप में रह जाएगा। अगर मैं ये नहीं बनाता तो क्या होता, ये नहीं बनाता तो ये पूरी डाई को सही से वो नहीं होने देता, बंद नहीं होने देता, डाई को सही से बंद नहीं होने देता, है ना। देखो ये ठीक है, ये देखो ये नीचे से, ठीक है। ठीक है, इसको 1 मिनट कर लेते हैं। आया समझ में, क्लियर हुआ। ये हुआ पेरिसन के लिए, ये हुआ पेरिसन के लिए। अच्छा, अगर मैं अब इसको प्रीफॉर्म के लिए अगर क्रिएट करूंगा तो प्रीफॉर्म के लिए इसके अंदर क्या चेंजेस हो जाएंगे, देखो इसके अंदर चेंजेस, ठीक है। मतलब ये जो है ये वाला ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, है ना, इसकी जरूरत नहीं, ये पूरा फ्लैट हो जाएगा, पूरा फ्लैट हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या लग जाएगी, लोकेटिंग और रजिस्टर रिंग लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर लगे रजिस्टर रिंग के साथ इसके अंदर थ्रेड वगैरह जो भी रहेंगे वो बन जाएगा थ्रेड, और इसकी ये हाँ ये क्या हो जाएगा, उसमें लॉक हो जाएगा, प्रीफॉर्म लॉक हो जाएगा। तो प्रीफॉर्म जो रहेगा वो हमारा ऐसा रहेगा, फिर ऐसा प्रीफॉर्म रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मुझे बताइए कि आपने ना एक कंपोनेंट देखा होगा ब्लो के लिए, वो कुछ इस तरह से होगा, देखो लाइक दिस, इस तरह से होगा, कभी आपने देखा ही होगा। हाँ, ये जो ये है, ये कैसे बनता है, ये कंफर्म, ये बताइए कैसे बनेगा। ये है तो ब्लो का कंपोनेंट, ब्लो मोड से बनेगा, लेकिन क्या प्रीफॉर्म से बनेगा क्या? प्रीफॉर्म से अगर मैं बनाऊंगा, चलो अगर प्रीफॉर्म से अगर मैं बनाऊंगा, प्रीफॉर्म से तो नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं ना। मतलब ये किससे बनेगा, पेरिसन से बनेगा। हाँ, लेकिन पेरिसन से बनेगा तो इसकी अगर मैं ये डाई बनाता हूँ तो इसकी डाई मान लो ऐसी, ये रही डाई, ठीक है। अब पेरिसन से बनाऊंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर इसके पिंच ऑफ कट होंगे मान लो, है ना, यहाँ पे पिंच ऑफ कट होगा इसका, है ना। ये जो सेंटर का होगा ना, ये भी इसका पिंच ऑफ रिलीफ और पिंच ऑफ कट होगा। हाँ, जिससे क्या होगा कि अंदर गेप रहेगी, अंदर गेप रहेगी, तो जो मटेरियल यहाँ पर फंसेगा ना, वो इसके अंदर ही रह जाएगा आसानी से, फिर बाद में जो इसको कट करके निकाल दे, तो ये पकड़ने के लिए आपके पास जगह बन जाएगी। हाँ, जैसा ये रहता है ना पिंच ऑफ रिलीफ, वैसे ही पिंच ऑफ रिलीफ ये सेंटर में बनेगा, ठीक है, ऐसे बनता है। क्लियर हुआ। तो बेसिकली कुछ नहीं है, टेक्निक है, एक टेक्निक है। बाकी हमको डाई बनाने का तरीका सीखना था, बेसिकली वो चीज समझनी थी। बाकी आप अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं, वो अपन अलग अलग तरीके से उसको क्रिएट करते हैं, है कि नहीं, राइट। चलिए, अच्छा कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ सकते हो अभी तक। हम्म, आ, हम्म, देखो बेसिक जब वो मतलब वो बोल रहे हो आप, क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। तो डिफेक्ट, देखो बेसिक जो डिफेक्ट होते हैं ना, मैंने आपको बेसिक डिफेक्ट बताए कि बेसिक डिफेक्ट जब भी आप देखोगे ना तो वो चीज उसमें रहती है, राइट। लेकिन क्या होता है कि अब कंपोनेंट आपके पास, जैसा जैसा आपके इंडस्ट्री वगैरह में कंपोनेंट कोई बनता है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह आता है, तो आप मुझे बताइए कि ये चीज होगी, तो ये चीज कैसे होगी। टाइम टू टाइम मेरा डिफेक्ट बढ़ता भी जाएगा, कंडीशन के हिसाब से, सब चीज के हिसाब से कुछ ना कुछ डिफेक्ट नए नए भी निकल के आएंगे। हाँ, ठीक है, वैसा है। हाँ, तो हाँ,
सेकेंड हैंड के लिए तो मैं आपको भाई मना करूंगा, अगर आपका कोई ट्रस्टेबल बंदा है तो आप उनसे लीजिए, तो बेस्ट रहेगा। लेकिन चलिए अभी मैं आपको एक डिफेक्ट। चलिए एक डिफेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक डिफेक्ट मेरे पास आया था, 1 मिनट। एक डिफेक्ट ऐसा अभी आया था, एक कस्टमर ने मुझे कुछ बता दिया कि फॉर एग्जांपल लाइक मेटल है और मेटल के ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया हुआ है ना, इस तरह से। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसमें क्रैक जनरेट हो रहा है। प्लास्टिक के अंदर क्या हो रहा है, क्रैक जनरेट होता है कुछ यूज के बाद। एक दो बार यूज करो ना तो उसके बाद वो क्रैक जनरेट हो जाता है, ऐसा क्रैक बन जाता है। अब इसका कारण पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। और उसका कारण ये है कि ये जो कंपोनेंट है इससे क्या होता है कि जब इसका यूज कर रहे हैं ना तो इसके संपर्क में एसिटिक एसिटिक एसिड आता है। एसिटिक एसिड आता है, CH3COOH करके कुछ है शायद तक, ये कीटोन वगैरह होगा, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह टाइप में कुछ होगा, है ना, H2SO4 टाइप में, राइट। तो इस तरह से उसका कुछ संपर्क में आता है उसके, तो वो मटेरियल जो होता है वो उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, और रिएक्शन करके वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर वो मतलब उस जगह पर वो श्रिंक करता है, मतलब ऐसा बोल सकते हो, तो वो तिड़क जाता है, टूट जाता है, ऐसा है ना। तो ये अब ये भी एक डिफेक्ट हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस मटेरियल को ही हमको रिप्लेस करना पड़ेगा विद दिस कंपोनेंट, है कि नहीं। फिर मैंने ये पूछा कि जो भी आपने मटेरियल यूज कर रहे हो उस कंपोनेंट की मटेरियल के अंदर कंपोजिशन क्या है। तो फिर कंपोजिशन उन्होंने बताया कि भाई कंपोजिशन जो है वो ये चीजें हैं। अब जो मटेरियल जो भी कंपोजिशन है वो कंपोजिशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ज्यादा रिएक्शन कर रहा है, इसके कारण से ये तुरंत क्रैक जनरेट हो रहा है कि नहीं। अब ये भी एक तरह का फेलियर ही हुआ। अब ये हुआ तो प्लास्टिक से रिलेटेड, राइट और रॉन्ग। तो अब इसका आप कुछ नाम नहीं दे सकते इसका अभी कि इसका कुछ नाम दे सकते, लेकिन हाँ इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं विद द एक्सपीरियंस, राइट। हाँ वैसा होता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए कोई क्वेश्चन कोई हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, अभी ब्लॉक मोड समझ में आया, इसका प्रीफॉर्म क्रिएट करोगे, है ना, एक बार प्रीफॉर्म क्रिएट करके देखना, मैं कंपनी का अपडेट कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन